हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल को कुल कुछ टॉपिक के माध्यम से समझाया था। उसमें 9 या 10, 11 टॉपिक को रखा था। उन टॉपिक के माध्यम से हमने संपूर्ण आदिकाल की व्याख्या की थी और आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जो लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें या फिर चैनल पे जाकर देख लें आप लोग। और आज मैं उसी से रिलेटेड आदिकाल से संबंधित जो भी प्रश्न नए बनते हैं, जो भी मतलब परीक्षा के हिसाब के जो भी प्रश्न हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए जो भी मतलब आ सकते हैं प्रश्न, उनको हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे आदिकाल से संबंधित। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथ में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। हमें स्कोर आपने कितना अटेम्प्ट किया है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो हमें स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि प्रश्न इसमें एकदम छांट के रखा है। प्रश्न बहुत ही परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी प्रश्न आपको नया लगता है उन प्रश्नों को ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करते चलें साथ में, या फिर जो लोग नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट्स में मेंशन करते चलें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है राम कुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये 4 है, 3 लिखा हुआ है। 4 आंसर 4 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से ही ये कहा गया है कि जहाँ जिस जगह का जो साहित्य होता है वो उस जगह की मतलब परंपराएं, उसकी रीति रिवाज और लोगों की मनोवृत्ति उस साहित्य में दिखती है। ठीक है, तो ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? ठीक है, ये बताना है कि इतिहास के प्रति भारतीय जो दृष्टिकोण है किस प्रकार का है। आदर्श मूलक एवं अध्यात्म है, या फिर वस्तुपरक है, तथ्यपरक है, सत्यवादी है। ये ऑप्शन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है साहित्य के हिसाब का, तो वो है आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। ठीक है, इसके साथ दूसरा प्रश्न है हमारा, ढोला मारूरा दोहा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है हमारे जोयंद हैं, राम सिंह है, स्वयंभू हैं और कुशल लाभ हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। कुशल लाभ की ही रचना है ढोला मारूरा दोहा, जो हमारे आदिकाल की बहुत ही फेमस रचना रही है जिसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल किसने माना था? ठीक है, आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल किसने माना था बताना है। तो ऑप्शन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मनारिया, रामचंद्र शुक्ल और लक्ष्मी सागर वासड़े। तो आंसर हो जाएगा, आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमेशा जो काल विभाजन किया है वो प्रवृत्तियों के हिसाब से किया है और नामकरण भी प्रवृत्तियों के ही हिसाब से रखा है इन्होंने। तो जैसा कि आदिकाल में बहुत ज़्यादा वीर साहित्य लिखे गए थे, इसी के चलते हुए इन्होंने इस काल को वीरगाथा काल की नाम दिया था, वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी इस काल को। ठीक है, जैसे दूसरा फिर इसके साथ रीतकाल में रीतकाल की प्रवृत्तियाँ रहीं इसलिए उसे रीतकाल नाम दिया गया। भक्तिकाल में भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ रहीं इसलिए उसे भक्तिकाल का नाम दिया है। तो ये नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। ठीक है, इसके साथ दूसरा प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने माना है? तो जगन्नाथ तिवारी ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, विजयपाल सिंह ने माना है, नागेंद्र ने माना है। आंसर हो जाएगा हमारा
रामचंद्र शुक्ल ने हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारा मतलब आलोचना है और बहुत सारे हमारे जो कथन हैं, बहुत सारे तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, क्योंकि इनका जो काव्य कला है वो बहुत ही मतलब कठिन है। हर इंसान इनकी साहित्य को नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा प्रश्न है हमारा 5वां, किस लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 विक्रम स्वीकार किया है? बताना है हमको। आचार्य रामकुमार वर्मा हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हैं, नागेंद्र हैं या फिर मिश्र बंधु हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है उसमें 1050 से 1375 विक्रम तक माना है आदिकाल को। ठीक है, आदिकाल को या आरंभिक काल को। ठीक, और इसके साथ दूसरा जो माना है 1375 से 1700 तक, ये है भक्तिकाल। और इसके बाद आया है रीतिकाल, तो 1700 से लेकर 19 तक चला है हमारा रीतिकाल। 19 के बाद आया है आधुनिक काल। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक काल के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? पूछा है, पूर्व माध्यमिक काल एक नाम है, उसको आचार्य रामचंद्र ने क्या नाम दिया है? तो पहला है भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल और इनमें से कोई नहीं। तो जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व माध्यमिक काल माना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये सही है। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल नाम दिया है और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल। ठीक, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल माना है और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल के जो साहित्यिक इतिहास है, उनके कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनका लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे साहित्य के लिए, इसीलिए बहुत प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन है, परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, और दूसरा है प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। प्रवृत्ति के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने हम जो साहित्य का वो कालों का विभाजन किया है, कालों का नामकरण किया है, वो प्रवृत्ति के आधार पर ही किया है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया है? ठीक है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ऑप्शन है, नागेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकुमार वर्मा हैं या फिर मिश्र बंधु हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया है वो किया है 700 से 750 विक्रम। ठीक है, ये रामकुमार वर्मा का काल विभाजन है। इन्होंने संधि काल और चारण काल नाम दिए हैं 2। इसमें संधि काल को इन्होंने आदिकाल से पहले का काल माना है। ठीक है, और आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं? तो बताना है कि गणपत चंद्र जो थे वो आधुनिक काल का आरंभ कब से माना है इन्होंने। इनका जो काल विभाजन है थोड़ा सा बाकी
जो हमारे इतिहासकार रहे हैं हिंदी साहित्य के, उनसे थोड़ा सा हटके है, तो इसको ज़रूर याद रखें आप सभी लोग। तो ऑप्शन है हमारा 1800 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1900 ईस्वी और 1750 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1857 से 1964 इन्होंने माना है, ठीक है, आरंभिक आधुनिक काल को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? मतलब आदिकाल का इसमें से कौन सा नाम है जो आदिकाल को नहीं दिया गया है, आदिकाल का नाम नहीं है, ठीक। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, संधिकाल और सिद्ध सामंत काल, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि संधिकाल नहीं नाम दिया है आदिकाल को किसी ने भी। चारण काल रामकुमार वर्मा ने दिया है, आदिकाल हजारी प्रसाद ने दिया है, ठीक है, हजारी प्रसाद ने दिया है, रामकुमार वर्मा ने दिया है, ठीक है। सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरहप्पा का समय काल राहुल साकृत्यायन के अनुसार क्या है, ठीक है। तो 7वीं सदी है, सरहप्पा के अकॉर्डिंग हमें बताना है। 7वीं सदी है, 10वीं सदी है, 13वीं सदी है या फिर 4थी सदी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो सरहप्पा ने इसका समय काल साकृत्यायन ने सरहप्पा का समय काल माना है 4थी सदी, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 4थी सदी ही इनका जो समय काल है वो अकॉर्डिंग टू साकृत्यायन के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है श्राविकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, पाहुन दोआ या पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा श्राविकाचार देवसेन की रचना है, देवसेन के द्वारा लिखा गया है, श्राविकाचार है, और इसका जो समय है वो है 933 ईस्वी, ठीक है। इसे हिंदी साहित्य का पहला प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी अवधारणा उपयुक्त है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत सारी अवधारणाएं बनी हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्रामाणिक रचना है एक, ठीक है, और कुछ मानते हैं कि इसका कोई तथ्य नहीं है, ये सिर्फ मतलब लोगों की कल्पनाएं हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है और ये एक अप्रामाणिक रचना है। कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि यह अर्ध प्रमाणिक है, ठीक है, कुछ इसमें फालतू के तथ्य नहीं, कुछ इसमें तथ्य हैं और कुछ इसमें कल्पनाएं हैं। तो इस प्रकार से 3 मूल रूप से हमें जो अवधारणाएं मिलती हैं पृथ्वीराज रासो के विषय में, वो 3 मिलती हैं। पहली अवधारणा प्रामाणिक है, प्रामाणिक इसको मानते हैं श्याम सुंदर दास और मानते हैं सुमति चटर्जी। ये आप लोग लिख लें, इसको नोट करते चलें साथ में, ठीक है। सुमति चटर्जी और श्याम सुंदर दास इसको पृथ्वीराज रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा समूह होता है, दूसरी अवधारणा है, वो कहती है कि यह एक अप्रामाणिक रचना है, ठीक है। इनका मानना है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इसको एक अप्रामाणिक, ठीक है, और मानते हैं शुक्ल के साथ बूलर, ये 2 विद्वान हैं जो इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इसके साथ ही एक तीसरा अवधारणा आती है जो अर्ध प्रामाणिक मानती है हमारे पृथ्वीराज रासो को। तो इसमें है हजारी प्रसाद और मिश्र बंधु, ठीक है।
और मिश्रबंधु। ये इस प्रकार से ये अवधारणा है, लेकिन इसमें पूछा है कि सर्वमान्य उपयुक्त अवधारणा कौन सी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की अवधारणाएं बहुत हमारे हिंदी साहित्य में मायने रखती हैं और कहीं ना कहीं इनको मान्यता भी मिली है, सर्वश्रेष्ठ भी मानी गई हैं। तो इसमें भी वही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है कि यह एक अप्रामाणिक रचना है, तो इसे जो उपयुक्त अवधारणा है वो अप्रामाणिक ही रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर के कितने सर्ग हैं। ठीक है, बताना है कि पृथ्वीराज रासो एक बृहद ग्रंथ माना गया है और इसमें कुल कितने सर्गों की संख्या है वो कितनी रखी गई है। पहली है 30 है, 36 है और 37 है और 69 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें टोटल 69 सर्गों को रखा गया है, इसमें बांटा गया है इसको पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है। तो रासो शब्द की हमें उत्पत्ति के विषय में बताना है कि उपयुक्त मत यह भी पूछा है और इसमें भी रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इसमें भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें उपयुक्त मत बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो पहला है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है, ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो अवधारणा है वो है रासो शब्द की उत्पत्ति रास से हुई है और तीसरी जो अवधारणा है वो है रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। ठीक है, इसके साथ ही जो रासक की उत्पत्ति है इस अवधारणा को मानने वाले हजारी प्रसाद हैं। हजारी प्रसाद का मानना है कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक शब्द से हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है राहुल साकृत्यायन, ठीक है, के द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना है, संकलित हैं या संपादित हैं। ठीक है, तो ये यहाँ शास्त्र ज्ञान लिखा है तो साकृत्यायन इसको लिख देते हैं, साकृत्यायन। ठीक है, साकृत्यायन के द्वारा संपादित दोहा कोश इनकी एक रचना है, दोहा कोश। ठीक है, उसमें किस कवि की रचनाएं संपादित की हैं, तो ऑप्शन है हमारा सरहप्पा है, लोयप्पा है, गोरखनाथ है, जालंधर है। तो आंसर हो जाएगा ए, सरहप्पा की जो रचनाओं का संकलन किया है वो राहुल साकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है। इस चीज़ को आप लोग याद जरूर रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। बताना है कि जो आदिकाल में जो चरित काव्य लिखे गए थे वो किस छंद में लिखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन है हमारा दोहा चौपाई छंद में, कवित छंद में, सवैया में या फिर पद में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, दोहा चौपाई छंद में ही जो चरित काव्य लिखे गए थे वो दोहा चौपाई छंद में लिखे गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए थे। तो जैसा कि हमने बताया था, जब हमने आदिकाल समझाया था उसमें हमने बताया था कि जो आदिकाल में साहित्य 4 प्रकार के लिखे गए थे। जैन साहित्य लिखे गए थे, नाथ साहित्य लिखे गए थे, रासो साहित्य और लिखे गए थे सिद्ध साहित्य। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के साहित्य लिखे गए थे। इन चारों में से जो जैन चरित काव्य लिखे गए थे वो जैन साहित्य में लिखे गए थे। ठीक है, जैन साहित्य में लोगों ने चरित काव्य लिखे थे, लोगों की चरित्र के विषय में लिखा था, लोगों की जीवन के विषय में लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, तो इस चीज़ को आप लोग
ज़रूर मेंशन करें अपने नोटबुक में कहीं भी, ठीक है, जहाँ नोट्स बना रहे हो उसमें। इसके साथ काव्य शास्त्र है, छंद शास्त्र है, न्याय शास्त्र है और दर्शन है। तो प्राकृत पेंगुलम एक छंद शास्त्र रचना है, ठीक है, ये छंदों में लिखी गई है। और इसके साथ ही ये प्राकृत पेंगुलम है वो किसी एक कवि की रचना नहीं है, ये संपूर्ण कवियों की उस टाइम जो रचनाएं कर रहे थे लोग, उनमें संपूर्ण कवियों के एक समूह में सभी कवियों की रचनाओं को रखा गया था और उसका नाम प्राकृत पेंगुलम रखा गया था, ठीक है। तो और यह एक छंद शास्त्र है, आदिकाल की रचना है। इतना आप लोग याद रख लें। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।